बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में मैं कुछ स्पेसिफिक बातें करने वाला हूं जो कि रिलेटेड होगी फैशिज्म से और पॉपुलिज्म से। अब फैशिज्म क्या है और पॉपुलिज्म क्या है, ये दोनों एक पॉलिटिकल ओपिनियंस है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है, या यूं कह लीजिए एक पॉलिटिकल अप्रोच है टू द स्टेट। एक फैशिस्ट स्टेट होता है, ये भी एक सियासी अप्रोच होती है। एक पॉपुलिस्ट अप्रोच होती है, वो भी एक स्टेट के ऊपर एक पॉलिटिक्स की एक सियासी अप्रोच होती है। अब ये वो चीजें होती हैं जो लीडर्स मोस्टली एक्सरसाइज करते हैं अवाम को मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि अवाम को कुछ ऐसी चीजें बताई जाए और कुछ ऐसी चीजें छुपाई जाए जिससे अवाम उनको सपोर्ट करना शुरू कर दे और जिसके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर ले। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ। पॉलिटिक्स अच्छी चीज होती है, लेकिन एक्चुअली में पॉलिटिक्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम एलीट ही करती है। कोई गरीब आदमी कभी सियासत नहीं कर सकता। गरीब आदमी मेरी तरफ से बैठकर ओपिनियन दे सकता है, लेकिन सियासत करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और इसीलिए मोस्टली पॉलिटिक्स आपकी एलीट ही कर रही होती है। गरीब लोग बेचारे इधर उधर बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा होता है। सो इसीलिए ये बात भी मानी जाती है कि जमहूरियत के अंदर आपकी एलीट का ही कंट्रोल चलता है। एक बादशाह नहीं होता, लेकिन एलीट ही आपकी मुल्क को चला रही होती है, मोर और लेस। अब मेरे जहन में ये आइडिया क्यों आया कि मैं आज फैशिज्म और पॉपुलिज्म के ऊपर वीडियो बनाऊं। ये आइडिया इसलिए आया कि मैं कल देखो सुनो जानो देख रहा था फैसल वड़ाइच का, और वहां पर उसने डोनाल्ड ट्रंप को लिया हुआ था और कहा था कि पॉपुलिज्म की वेव खत्म हो रही है, दुनिया के अंदर पॉपुलिज्म खत्म हो रहा है और फिर एक नई अप्रोच आ रही है और लोगों के अंदर एक सेंसिबिलिटी आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है। अब मुझे नहीं पता देखो सुनो जानो का एकेडमिक कैलिबर क्या है और कहां से शुरू किया है। फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी तो 2008 के बाद से पॉलिटिकल ट्रेनिंग शुरू हुई है। सीधी सीधी बात है, मैं 2008 के बाद पॉलिटिकली अवेयर हुआ हूं। पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई है और अच्छे खासे इंस्टीट्यूशंस में हुई है। एक्चुअली में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चीजों को डेप्थ में नहीं समझते। मैं आपको आपकी इंटेलिजेंसिया के हवाले से बता देता हूँ। अब शुजा नवाज की बुक थी जिसके अंदर जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बहुत कुछ लिखा हुआ था, और शुजा नवाज के इंटरव्यू भी मैंने कल खंगाले सारे के सारे के किस तरह का इंटेलिजेंसिया है, किस तरह की चीजें हैं। इसी तरह से आयशा सिद्दीकी है, उसके हवाले से भी मैंने पढ़ने की कोशिश की थी कि ये क्या बात करना चाहती है। आपको पढ़ना सभी को चाहिए, आपके जो मुखालिफ हो उन्हें भी पढ़ लेना चाहिए, जो आपके सपोर्ट में हो उन्हें भी पढ़ लेना चाहिए, और दोनों को एक सर्टेन मेट्रिक या एक मेजर के थ्रू मेजर करना चाहिए कि दोनों की बातों में हकीकत कितनी है। सो मैं आता हूँ शुजा नवाज के हवाले से। शुजा नवाज की जितनी भी असेसमेंट्स मैंने देखी और जितने भी मैंने रिसेंट इंटरव्यूज देखे, पुराने वाले तो देखे हुए थे, लेकिन जितने मैंने रिसेंट इंटरव्यूज देखे मुझे हैरत हुई कि इस बंदे की रियलिटी ग्राउंड रियलिटी से कितनी डिफरेंट है। वो एक अलग ही परसेप्शन के अंदर रह रहा है। इसी तरह से एक और प्रोफेसर है जिन्होंने बुक लिखी है पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट, बड़ी फैक्चुअल रिसर्च करते हैं, लेकिन उनकी भी रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी में दिन रात का फर्क था। इसी तरह से मैं ये सोच रहा था कि क्या ये लोग कोई एजेंडा परसू कर रहे हैं, ये जानबूझकर फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये शायद फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट जानबूझकर इंटेंशनली कर रहे हैं और एक तरह की चीजों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग 12-20 सालों से पाकिस्तान आए ही नहीं है, और इनके इर्द गिर्द जो सोर्सेज बैठे हुए हैं जहां से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो हाईली बायस्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड सोर्सेज है जो एक ही तरह का नैरेटिव सेल करते हैं। मतलब इनके चारों तरफ जितने इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं ना, वो वही नैरेटिव बेचने की कोशिश करते हैं जो वो शुजा नवाज को बेच रहे हैं, और शुजा नवाज हमें बेचने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से वो प्रोफेसर भी हमें बेचने की कोशिश कर रहा है। सो हाईली मैनिपुलेटिव हाईली बायस्ड डेटा इनके पास जाता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जजमेंट पास करते हैं, और वो जजमेंट भी मोस्टली ग्राउंड रियलिटी से दाएं बाएं होती है। ऐसा भी नहीं है कि वो वही जजमेंट कहेंगे जो पीटीआई चाहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हर दोनों बंदों की राय एक ही मामले के ऊपर एक ही वक्त में एक जैसी हो। ये मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से इतनी दूरी, ये बात मुझे कभी भी हजम नहीं होती कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंसिया और उसको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं हो। बहरहाल ये इनका अपना मसला है। इसी तरह से मैं फैसल वड़ाइच को सुन रहा था, उसमें उसने बड़े बड़े टाल टाल क्लेम किए। अब फैक्ट्स सही होते हैं मोस्टली। आप जब भी किसी इंटेलिजेंसिया के बंदे की बात सुनोगे ना, तो जो फैक्ट्स वो बताएगा वो बड़े सही होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि फैक्ट्स आउट ऑफ फोकस होते हैं, नेरोड होते हैं या मिसप्लेस्ड होते हैं, या फैक्ट्स से कंक्लूजन अपनी पसंद का निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया गया कि उसने कुछ ज्यादा मेजर विक्ट्री हासिल नहीं की इस मिड टर्म इलेक्शन के दौरान। मसला यहाँ पर यह था कि जब मिड टर्म इलेक्शन हुए तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होता उस वक्त और मिड टर्म इलेक्शन होते और जो बाइडेन जीत जाता, तो फैसल वड़ाइच की क्या होती चीजें। फैसल वड़ाइच कहता कि देखिए ये प्रेसिडेंट ने कैसे यूक्रेन की जंग को अपनी सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया। ये होती है पॉपुलिस्ट लीडर की ख्वाहिशात कि जंगे करवाओ, फिर उनसे खुद को दुनिया के अंदर साबित करो कि दुनिया के अंदर हम सबसे ज्यादा अजीम तर लीडर हैं, और उसके बाद ये खुद को प्रमोट करना शुरू करते। ये पॉपुलिज्म है, ये एक्चुअली में लीडर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से यही बात करता। बाय द वे मैं यहाँ पर बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप मेरा फेवरेट वगैरह नहीं है। कुछ चीजों में फेवरेट भी है, कुछ चीजों में फेवरेट भी नहीं है। अब ये जो फैक्ट्स है ना, ये इसी तरह से प्रमोट किए जाते कि
देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की जंग ही इसीलिए छेड़ी है कि वो खुद को अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन में मशहूर करना चाहते हैं। लेकिन कल के फैसल वड़ाइच के जो व्लॉग था या ऑडियो लॉग था, पता नहीं क्या था, उसके अंदर उसने कहा कि देखे जी, डोनाल्ड ट्रंप को हार हुई है, इससे पता चलता है कि पॉपुलिज्म कम हुआ है। लेकिन उसमें इसने ये नहीं बताया कि जो बाइडेन ने जंग को कैसे इस्तेमाल किया अपनी पॉपुलिज्म बढ़ाने के लिए, अपनी जो इमेज है अमेरिका के अंदर बढ़ाने के लिए, जंग को कैसे इस्तेमाल किया गया अमेरिका के अंदर, कैसे पोर्ट्रे किया गया। ये वो चीजें हैं जो सबसाइड कर दी। इसीलिए कहता हूं कि हमारी इंटेलिजेंसिया बड़ी मुनाफिक है, बड़ी हिपोक्रेट है। वो फैक्ट्स को इतना स्लाइटली डिस्टॉर्ट करते हैं कि समझ में नहीं आता कि रियलिटी क्या है। और पीटीआई की सबसे बड़ी कमजोरी भी यहां पर आती है कि उसे नैरेटिव शेप करना नहीं आता। लोग कहते हैं कि पीटीआई का तो बड़ा अल्ट्रा नैरेटिव है, पूरे पाकिस्तान में सेल करा है। वो इसलिए नहीं सेल करा कि पीटीआई के लोगों ने नैरेटिव बनाया है, वो इसीलिए सेल करा है कि पीटीआई के जो वर्कर्स है, जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी टीम है, वो बहुत अच्छा नैरेटिव बना रही है। और वो भी इसीलिए नहीं बना रही कि उनका पीटीआई के साथ कोई कॉन्टेक्ट वगैरह है। पीटीआई में तो इतनी भी अकल नहीं थी कि 5 साल के अंदर हुकूमत के अंदर रहे थे, वो अपनी सोशल मीडिया की टीम को रीऑर्गेनाइज कर सकते। डॉक्टर अरसलान खालिद के अंदर में जो टीम है वो नालायक है, निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। जीएचक्यू वालों ने रेड किया, इसके घर से डेटा लिया और बाद में जीएचक्यू वाले खुद के ऊपर लानते भेजते रहे कि इस डेटा में तो कुछ भी नहीं है। इनका नैरेटिव कौन बना रहा है? बाद में पता चला कि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी यूथ है, जो पाकिस्तान की नई नस्ल है, वो सारा का सारा नैरेटिव बना रही है। पीटीआई के अंदर से तो कोई भी नैरेटिव नहीं बना रहा। सो इसीलिए उन्होंने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों को डराना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का नैरेटिव था। ये पीटीआई की कम अकली होगी कि वो समझ रही होगी कि वो मास्टर नैरेटिव कंट्रोल करें, वो ऐसा नहीं कर रहे। एक्चुअली में पाकिस्तान की यूथ नैरेटिव बना रही है, जिसको पीटीआई परसू करे। आपने बहुत बार देखा होगा, पीटीआई ने कभी कभी एक पॉलिसी के ऊपर अलग स्टैंड लिया होगा और यूथ ने सोशल मीडिया के ऊपर अलग स्टैंड लिया होगा। बाद में देखा होगा पीटीआई ने अपना यू टर्न लेके यूथ के इंटरेस्ट के साथ खुद को अलाइन कर दिया होगा। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही कॉम्पिटेंट यूथ आ चुकी है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का मास्टर नैरेटिव है, यहाँ पाकिस्तान का जितना बड़ा नैरेटिव है ना, वो सारा का सारा वो यूथ कंट्रोल कर रही है। ना आपकी मीडिया कंट्रोल कर रही है जो स्टेट एंड स्पॉन्सर्ड है, या जो आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कंट्रोल कर रही है, ना आपकी पीटीआई कंट्रोल कर रही है, ना आपकी मिलिट्री कंट्रोल कर रही है। आपकी एक अच्छी खासी डेमोग्राफी है और जिसमें बहुत बड़ी यूथ है, वो सारा का सारा नैरेटिव कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल देता हूँ, तारीखी तौर के ऊपर ये ऐसे हो चुका है। मैं बताता हूँ कब हुआ था। जब अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान पर आई थी 1858 की जंग के बाद, उन्होंने सारे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर कॉलेजेस वगैरह खुले थे, फिर वहां पर कॉलेजों में जाकर लड़के लड़कियां पढ़ने लगे, तालीम हासिल की। उसके बाद वो सारे के सारे ग्रेजुएट हो चुके थे, बाहर आए तो नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। फिर किसी को मिली अंग्रेज की मुलाजमत, किसी को मिली ये। सब लोग परेशान हुए कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो पियोन की नौकरी मिल रही है, छोटी छोटी पोस्टें मिल रही हैं। फिर उन्होंने किया एक रेवोल्यूशन स्टार्ट, फिर सारे के सारे बने वकील और बहुत सारे बने जर्नलिस्ट। फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, मीडिया का दौर आया, न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस आना शुरू हुई कि हाँ देखो जी ये बातें ऐसे हो रही हैं, ये अंग्रेज सरकार हमसे ये फायदा उठाने के चक्कर में। फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ कि अंग्रेजों को यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद जाकर कांग्रेस आई, फिर ये सारी की सारी चीजें चली, फिर मिंटो रेवोल्यूशन वगैरह हुए और फिर ये सारी की सारी चीजें चलते चलते अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान आजाद हो गया। ये था वो बुनियादी हिस्सा जो रेवोल्यूशन का शुरू हुआ थ्रू द मीडिया और थ्रू द यंग जनरेशन। यंग जनरेशन अनएम्प्लॉयड थी, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकली अवेयर होना शुरू हुई कि हमें नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, क्या मसला है। फिर देखा कि सियासी मसला है, फिर सियासी मसला क्यों है, फिर उसको कैसे हल किया जाएगा, उसको कैसे हल किया जाएगा। इस तरह से पहुंचते पहुंचते उन्होंने पूरी की पूरी स्टेट पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर दिया, क्योंकि उनकी डिमांड्स नहीं मेट कर रही थी। और इसमें पॉपुलिज्म का क्या जाए? अब मुझे कोई समझाए कि इसमें पॉपुलिज्म का क्या जाता है। ये जो फैसल वड़ाइच जैसे दोगले लोग होते हैं ना, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते ऐसे लोग जो अपनी इंटेलिजेंसिया का मिसयूज करें, जो अपनी नॉलेज का बहुत बुरी तरह से मिसयूज करें, पब्लिक ओपिनियन को इस तरह से शेप करने की कोशिश करें। यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा था, दूध की नदियां बह रही थी, इसीलिए पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क हुआ है। मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ। ये लोग पता है वारदात कैसे डालते हैं, मैनिपुलेशन करते, कैसे वारदात डालते हैं। ये कहते हैं कि हम आपको इंटेलिजेंस देंगे, हम आपको नॉलेज देंगे, हम यहाँ पर आपको एजुकेट करेंगे। टू अ डिग्री सही बात होती है, एजुकेट करते हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ अपना एजेंडा भी सेल करते हैं। और जो बंदा एजुकेशन के साथ अपना एजेंडा सेल करे वो मैनिपुलेशन कर रहा है। ये एक हकीकत है। लोगों को आप फैक्ट्स बताएं, कंक्लूजन उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ये क्या तमाशा हो रहा है कि पहले आप उनको फैक्ट्स बताते हैं, फिर उससे अपनी पसंद का कंक्लूजन ड्राइव करते हैं और उसके बाद उन्हें कहते हैं कि ये चीजें करो। और बदतरीन लोग होते हैं दुनिया के अंदर वो लोग जब हक और सच का मार्का चल रहा हो और बीच में वो सुलह सफाई कराने की कोशिश कर रहे हो, वो बदतरीन लोग होते हैं, वो मुनाफिक होते हैं, वो घटिया तरीन लोग होते हैं। ये मैं आपको फ्रेंकली बता दूं। और ये बड़े अमन की
बातें करते हैं, कुरान इनकी तरफ इशारा करता है। कुरान कहता है कि ये लोग पहले तो फसाद फैलाते हैं, फिर कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो अमन करने वाले हैं। ये जो मुनाफिक है इनको अल्लाह ताला पकड़ेगा। सो ये जो लोग होते हैं ना, इनसे बचना चाहिए। ये ऑडियो लोग थोड़ा लंबा हो गया है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको 3-4 हिस्सों के अंदर कर दूं। मैं इस चीजों के अंदर और भी डेटा ऐड करता जाऊंगा। फैशिज्म और पॉपुलिज्म के दरमियान को जो झगड़ा चल रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी चीजें मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। पॉपुलिज्म कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है खामखा का, ताकि ब्रॉडर पब्लिक डिमांड्स को दबाया जा सके, उनको सियासी तौर के ऊपर दबाया जा सके। मैं बताता हूं ना कैसे हुआ। रोमन रिपब्लिक के अंदर स्लेव्स थे। रोमन रिपब्लिक खड़ी ही स्लेव्स के ऊपर रही थी, उनकी इकोनॉमी स्लेव्स के ऊपर सर्वाइव कर रही थी। उनकी इकोनॉमी के और भी सेक्टर्स थे, लेकिन स्लेव्स के ऊपर वो सारी की सारी रियासत खड़ी हुई थी। स्लेव्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, स्लेव्स के राइट्स वगैरह नहीं हो रहे थे, स्लेव्स बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे, और इनफैक्ट उनके राइट्स भी वगैरह कुछ भी नहीं थे, इनके इकोनॉमिक मीन्स भी नहीं थे, उनकी राइट टू मैरी वगैरह नहीं थी। जो अरब स्लेव्स थे, जो होली प्रॉफिट के टाइम पे थे, उनके अलग राइट्स थे, वो काफी ज्यादा मतलब ऊपर वाले लेवल के थे। रोमन स्लेवरी तो सबसे बुरी स्लेवरी थी, और होली प्रॉफिट के आने के बाद तो अरब स्लेव्स का स्टेटस और भी बढ़ गया, और यहाँ तक के स्लेव्स ने अपनी एक बादशाहते कायम की, ममलुक डायनेस्टी, ये सारी की सारी स्लेव डायनेस्टी थी। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जो बनी थी वो सारे की सारी स्लेव्स ने बनाई थी। सो इस्लामिक हिस्ट्री में ये हो चुका है कि स्लेव्स ने बादशाहते बनाई। सो जो इस्लामिक स्लेवरी थी वो बड़ी मुख्तलिफ स्लेवरी थी, और जो रोमन की स्लेवरी थी या जो वेस्टर्न स्लेवरी थी वो तो बिल्कुल जुल्म था। सो रोमन स्लेव्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे थे, स्लेव्स के राइट्स नहीं थे। स्लेव्स के अंदर बगावत हुई, स्पार्टकस की बगावत हुई। वहां की जो एलीट थी उसने फैसला किया कि इस बगावत को हमने कुचलना है। अब बजाय कि उनके साथ पॉलिटिकल निगोशिएट करते या उनके साथ कुछ ना कुछ ले देकर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते, उन्होंने पता है क्या किया, उनके ऊपर मिलिट्री क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया, लीजेंस भेजना शुरू कर दिया, रोमन लीजेंस। अल्टीमेटली स्पार्टकस को उन्होंने डिफीट कर दिया। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये स्लेव रिबेलियन क्यों हुई थी, आखिर इसके पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, और इतने सारे स्लेव्स क्यों इस बात के ऊपर एग्री कर गए कि उन्होंने रोमन एम्पायर के खिलाफ तलवार उठा ली। ये वो समझ नहीं पाए, और ये वो चीजें थी जिनके ऊपर उन्होंने फोकस कर लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। कुछ सालों बाद एक और स्लेव मूवमेंट शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने एक सख्त गिर कानून बनाया कि रोमन स्लेव्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, उनके और हुकूक खत्म कर दिए और उनको और दबाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली ये हुआ कि स्लेव्स मर जाना पसंद करते थे, स्लेव्स की तादाद कम होना शुरू हो गई रोमन रिपब्लिक के अंदर, जिसकी वजह से रोमन कोलैप्स स्टार्ट हुआ। वन ऑफ द मेजर रीजन यही था कि स्लेव्स की जो मार्केट के ऊपर या स्लेव्स के ऊपर जो रोमन रिपब्लिक सर्वाइव कर रही थी वो भी कम होना शुरू हो गया, वो सिस्टम डिसफंक्शनल होना शुरू हो गया, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर वो रिफॉर्म्स वगैरह नहीं लाए गए थे। सो ये जो सिस्टम्स होते हैं या ये जो एम्पायर्स होती हैं वो ओवर द नाइट नहीं गिरती हैं। एम्पायर्स के सामने इंडिकेटर्स होते हैं, रेवोल्यूशंस होते हैं, फिर आप उन रेवोल्यूशंस को कैसे एड्रेस करते हो, फिर आपको पता चलता है कि यार ये कर लेना चाहिए था, इसी वजह से रियासत बच जाती, अगर हमने ये नहीं किया इसीलिए रियासत दब गई। अब आप मिसाल ले लीजिए बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि हर 10 में से 8 लोग हमसे नफरत करते हैं। बड़ी मुश्किल हो चुकी है बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को सर्वाइव करना, और इस आइडियोलॉजी को डेंट किसने डाला है? मिलिट्री फैशिज्म ने। इस वक्त पाकिस्तानी लोगों के अंदर नफरत भरी पड़ी है आर्मी के खिलाफ। वजह क्या है? मिलिट्री फैशिज्म। अब फैसल वड़ाइच को यह हिम्मत नहीं हुई थी कि यह बता दे कि जो बाइडेन के अंदर में लिबरल फैशिज्म कितना बड़ा है, लिबरल फैशिज्म आइडियोलॉजी क्या है, लिबरल फैशिज्म किस तरह की धज्जियां उड़ा रहा है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट का। ये वो बातें नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको पॉपुलिज्म की पड़ी थी। पॉपुलिज्म बनता ही इसीलिए है कि लोगों की कुछ डिमांड्स होती हैं नहीं फुलफिल की जाती, जिसके ऊपर लीडर कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। बजाय कि आप उनकी डिमांडों को पूरा करें, आप उन्हें अक्यूज करते हैं कि ये पॉपुलिस्ट है, जिसकी वजह से ये मोबक्रेसी प्रमोट कर रहा है। डेमोक्रेसी नहीं, मोबक्रेसी, मतलब जत्थे बनाकर हमले करना। और अगर जत्थे बनाकर हमले कर रहा है तो क्यों लोग उसके साथ हैं? ये भी तो चीजें हैं ना जो नोट कर लेनी चाहिए। अब अमेरिकन इकोनॉमी के मसले हैं। अमेरिकन इकोनॉमी के मसले ये हैं कि अमेरिका के अंदर एक और वॉर छिड़ गई है इमिग्रेंट्स में और डोमेस्टिक रेजिडेंट्स के दरमियान, इमिग्रेंट्स के दरमियान और नेटिव अमेरिकन के दरमियान। नेटिव अमेरिकन वो वाले नहीं, रेड इंडियंस, वो वाले जो व्हाइट अमेरिकन है जो पहले से ही रह रहे थे, जो 13 कॉलोनी वगैरह बनाई थी। सो वो लोग समझ रहे हैं कि जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनको तो प्रमोट किया जा रहा है शहरों के अंदर, जो हम लोग हैं जो रूरल हैं उनको ज्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा। यूं भी समझ लीजिए कि जो देहाती लोग होते हैं ना अमेरिका के, वो वाले, और जो काउ बॉयज होते हैं जो होते हैं गांव में रहने वाले, उन लोगों को बातों को रिप्रेजेंट करा है डोनाल्ड ट्रंप। तो उनके दरमियान और इमिग्रेंट्स के दरमियान जो कि शहरों के अंदर फोकस है, उनके दरमियान झगड़ा चल रहा है, और उनके भी कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस है कि जॉब सेक्टर में प्रमोट वगैरह नहीं किया जा रहा। और भी बहुत ज्यादा हर किसी के मसाइल इकोनॉमिक ही होते हैं मोस्टली, उनके जो फाइनेंशियल मसले होते हैं जिसकी वजह से आपके पॉलिटिकल सिनेरियोस बिल्ड होते हैं। सो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक पब्लिक उन्हें सपोर्ट कर रही है। अब इसको एड्रेस करने के बजाय वो पॉपुलिस्ट है। अगर
अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप से निजात चाहिए तो आप मेहरबानी करके ये कर लीजिए, जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है अमेरिकन के सॉल्व कर दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद ब खुद मर जाएगा। यही काम आप इमरान खान के साथ कर सकते हैं। पाकिस्तान के मौशी मसले हल कर दीजिए, पाकिस्तान की यूथ को एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे दीजिए, आपके मसले हल हो जाएंगे। फिर मरियम नवाज कुछ भी करती फिरे, किस तरह की भी ड्रेस पहने, जब सारे लोगों के पास कारोबार होगा, पैसे होंगे, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा। ये अरब ममालिक के अंदर क्यों बगावतें नहीं बनप रही, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर, क्योंकि वहां की डोमेस्टिक पॉपुलेशन के पास पैसा है, उनका डे टू डे लाइफ सही चल रहा है, डे टू डे लाइफ सही चल रहा है, तो वो क्यों झगड़े करेंगे, क्यों बादशाहों के खिलाफ खड़े रहेंगे। जब उनके यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो वो क्यों लड़े। और अगर आप देखेंगे कि दूसरे हर ममालिक के अंदर कभी बगावतें खड़ी हो जाती, कभी ये खड़ी हो जाती, वजह यह कि उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हल हो रहे। इमरान खान को दबाना है तो आप पाकिस्तानी अवाम के या पाकिस्तानी यूथ के फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। नहीं कर सकते ना, वो नहीं कर सकते तो यूथ सवाल पूछती है कि क्यों नहीं हो रहे, तो फिर यूथ को इमरान खान बताता है कि भाई करप्शन है, ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, जो कि जेन्युइन बात है, जिसकी वजह से तुम सब लोग बेरोजगार हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं करे, जिसकी वजह से तुम्हारे पास नौकरियां वगैरह नहीं है। सो ये वो सिंपल सी बात है जो पाकिस्तानी यूथ को अपील कर रही है। इसमें पॉपुलिज्म की कौन सी बात है, हमें कौन सी वो तरकीब दे रहा है कि तुम्हें जंगे करनी है, तुम्हें हिंदुस्तान के साथ जंगे करनी है, तुम्हें उंदुलुस फतह करना है, जो कि मोस्टली मिलिट्री करती है। ये इमरान खान ने कब कहा है कि हमें हिंदुस्तान के साथ जंगे करनी है, फिर फातेह हिंद बनेंगे, फिर हम पूरी ग्लोबल इस्लामिक रेवोल्यूशन लाएंगे। ये कौन सा पॉपुलिज्म किया है इमरान खान ने, कभी कहा है। एक वेलफेयर सोसाइटी की बात की है। इन 2% के इंटेलिजेंसिया के लोगों की बातें आती है, मुझे गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर। 2% के कल के लड़के हमें बताते हैं कि ये इस तरह से पाकिस्तान की पॉलिसी कैरी आउट की जाएगी। सिंपल सी बात है ना, इमरान खान को दबाना है, पाकिस्तानी यूथ के मुआशी मसले हल कर दो, इमरान खान गुम हो जाएगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से। दमखम है नवाज शरीफ में, शहबाज शरीफ में, तुम्हारे जद्दारी में कि ये सारे के सारे मसले हल कर सके। जब नहीं कर सकते तो फिर उल्टी सीधी पॉलिटिकल फिलोसफीज क्यों प्रमोट करना शुरू करते हो, मुनाफिकत की बुनियाद के ऊपर कि पॉपुलिज्म है, ये वेव है, वो है। अगर तुम्हें पता है कि पाकिस्तानी यूथ के जेन्युइन मसाइल हैं जो वो ये गवर्नमेंट हल नहीं कर रही, तो फिर क्यों अक्यूज करना किसी और को। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी लोगों को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।